हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश हिंदी क्विज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ण और वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्ण और वर्णमाला क्या है? तो वर्ण वर्ण की परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूछ सकता है कि वर्ण कि उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते? तो वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण की मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वर्ण की उसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे अ, आ, क, ख आदि, इन सभी को हम क्या है, खंड नहीं, टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, कोड वर्ण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुल वर्णों का विभाजन। कुल 53 वर्ण है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि 52 वर्ण, परंतु दोस्तों अभी वन वन जो है वर्ण और जो ऐड हो चुका है। ठीक है, जिसको ण इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हिंदी हिंदी आयोग के द्वारा जो है इसे आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान किया गया है। अभी वर्णों की मूल संख्या कितनी है? तो 53। ये आपको याद रखना है। कभी भी 52 आप नहीं याद रखना है दोस्तों, 53 याद रखना है। ठीक है, 52 पहले था, अभी जो है आपका जो है ये द्विगुण क वर्ग से जुड़ चुका है। ठीक, तो स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है आपका 11। ठीक, अयोगवाह 2 और मूल व्यंजन 35, संयुक्त व्यंजन 4। ठीक, इनका हम लोग श्रेणियां देख लेते हैं। स्वर संग स्वर स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अ आ इ उ री ए ओ और आओ, ये आपको याद कर लेना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11। अयोगवाह 2, अह अनुस्वार और आह विसर्ग, और अह, आपको ये याद कर लेना है। अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो 2। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 35 होता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। आप जो है इसकी संख्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, तथा जो है आपका स्वर स्वर है, कितने स्वर है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन कौन सा स्वर है। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मूल व्यंजन कितने हैं? तो 35 है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 35 है। ठीक, तो हम देखते हैं मूल व्यंजन में जो है स्पर्श व्यंजन। अब आता है दोस्तों हम स्पर्श व्यंजन। ठीक, मूल व्यंजन हो जाएगा, मूल व्यंजन के अंदर ही आता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जैसे कि क वर्ग, क ख ग घ ञ। ओके, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद आएगा दोस्तों ट वर्ग। ओके, उसके बाद उच्चारण स्थान, इसका क वर्ग का कंठ से होगा। ठीक है, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा। आपको ये सब पूरा याद कर लेना। क ख ग घ ञ, फिर च वर्ग में च छ ज झ ञ, उसके बाद ट वर्ग में ट ड़ ट न न। ठीक है, इसको कहाँ उच्चारण करते हैं? मूर्धा में। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो मूर्धा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा। उसका च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, गला। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान होगा दंत। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, त त जो है दंत, दंत जो है, देखिए आप त, और इसमें आपको देख रहा होगा त वर्ग। आप देख सकते हैं त वर्ग। ठीक है, ये जो है त वर्ग में आप देख सकते हैं त दंत, दांत। ठीक है, ये त वर्ग में दांत, प वर्ग में ओष्ठ। ये सब बार बार बोलते हैं ना, प फ ब भ म, प फ ब भ, यहाँ आएगा दोस्तों भ, ये नहीं दे पाया, तो ये होगा भ। प फ ब भ और म, इसको ओठ से बोलते हैं। आप बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प फ ब भ म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, इन अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, य र ल और व। ठीक, नेक्स्ट हम जाते हैं उष्म व्यंजन।
उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? इसके भी 4 है, श, श, स और ह। ये नहीं आएगा दोस्तों, ह। श, स, स और ह। इसको आपको जो है आपको क्रम से ही याद कर लेना है, जैसे कि श, स, स और ह। ठीक है, उसमें व्यंजन की संख्या 4 है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को उच्चिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ऋण, ण। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्ग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वरों को मुख्य रूप से 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको दोस्त क्वेश्चन क्या पढ़ना है? ध्यान से पढ़ना है कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है या फिर उच्चारण के आधार पर। अगर प्रश्न आता है कि स्वरों का स्वर जो है क्वेश्चन आने की संभावना यही रहता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताइए, या फिर स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर बताइए। तो उच्चारण के आधार पर क्या होगा? 3 प्रकार के होंगे। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन सा? लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु, दीर्घ, प्लुत। लघु जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, लघु स्वर में क्या होता है? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से जो है आपका लघु या ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, और प्लुत में जो है आपका दीर्घ से 3 गुना समय लगे। वे वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। आपको ये याद रख लेना है। तो लघु स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका टीईटी अदर्स एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो लघु स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन सा है? अ, ई, उ और री। उसके बाद जो है दीर्घ स्वर होंगे आपके, बाकी के जो भी स्वर होंगे 7 वे दीर्घ स्वर होंगे। अब देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार। उत्पत्ति के अनुसार 2 प्रकार होते हैं। एक मूल स्वर होगा दोस्तों, मूल स्वर में कौन कौन सा होगा? ये 4 है, अ, ई, उ और ई। आप लोगों को थोड़ा सा बोर लग सकता है, परंतु दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल स्वर उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार। बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 2 प्रकार हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 2 प्रकार हैं। कौन कौन स्वर? मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। इसके बाद ही मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ और री। उत्पत्ति स्वरों में नहीं होती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है, इन स्वरों की उत्पत्ति जो है, मूल स्वरों की उत्पत्ति दूसरे अन्य स्वरों से नहीं होती है। अब नेक्स्ट आते हैं संधि स्वर। संधि स्वर या दीर्घ संधि स्वर हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 2 प्रकार के होते हैं। फिर से पुनः एक संधि स्वर, उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि उत्पत्ति के अनुसार संधि स्वर की संख्या कितनी है? तो 2 प्रकार की होती है। ठीक, जिसमें होगा संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, कौन सा? तो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न अलग अलग स्वरों से होती है उन्हें संयुक्त स्वर, मतलब संयुक्त होना मतलब दोस्तों जोड़ना। ठीक है, संयुक्त होना मतलब जोड़ना। यहाँ बोलना चाह रहा है कि संयुक्त, संयुक्त मतलब एक दूसरे को जोड़ेंगे, जैसे कि अ और ई, इन दोनों से मिलकर क्या हुआ? ए। अ और ए से मिलकर ए। अ और उ से मिलकर ओ। अ और ओ से मिलकर बना आओ। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP। तो दोस्तों संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संयुक्त स्वरों की संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए, ओ और आओ। तो इनको किन किन स्वरों से जो है आपका संयुक्त स्वर की उत्पत्ति हुई है, ये आपको याद करना है। तो दोस्तों ए की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अ और ई से। ए की उत्पत्ति अ और ए से। अ और ए, अ और उ से हुआ है ओ। अ प्लस ओ से आओ। ओके, अब आते हम दीर्घ स्वर, जिनकी उत्पत्ति उसी वर्ण के समान वर्ण, मतलब कोई भी वर्ण हो उसी वर्ण से मिलकर जो है आपका उसी वर्ण से जो है सजातीय वर्ण से मिलकर जो है अन्य वर्ण का उत्पत्ति है। जैसे अ और आ, तो आ बना है। अ और अ मिलकर आ बना हुआ है। ई और ई मिलकर बड़ी ई बना हुआ है। छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ बना हुआ है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, संयुक्त स्वर और व्यंजन स्वर और विशिष्ट वर्ग। दोस्तों ये आपको याद करना है। संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जिनकी रचना 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से होती है। तो जिनकी
इनकी क्या होती है दोस्तों, जिनकी रचना दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से होती है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है या संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं, इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4। ये आप देख भी सकते हो, 1 2 3 और 4। ठीक, कौन कौन से है संयुक्त व्यंजन, किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये पाँच 5 से 6 IMP लगा सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, इसको आप पढ़ ही लीजिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो है आपका आप आपको पूछ सकता है कि इन व्यंजनों की उत्पत्ति किन अन्य दो स्वरों से या वर्ण से हुआ है या व्यंजन से हुआ है, आपको पूछ सकता है। तो क और श से मिलकर क्या बना हुआ है, छ। उसका त और र से मिलकर हुआ है, त्र। और ज य ज और य से मिलकर हुआ है ज्ञ। जैसे आप बोल सकते हैं ना, ज य ज य य। आप इसको बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि जैसे कि कक्षा, इसको देखिए, क और श, कक्षा, क और श, क और श, क और श मिलकर छ बना है। त और र, त्र, त। आप बार बार बोलिए, त और र, त और र, त्र, त र, तर, त र, त्र, त र, त्र। ज और य से मिलकर बना हुआ है ज्ञ। नेक्स्ट, श्र, श्र से मिलकर बना हुआ है श और र, श्र से मिलकर बना हुआ है श और र। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, पक्षमाक्षर। पक्षमाक्षर और अनुस्वार, प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर और पक्षमाक्षर कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पक्षमाक्षर कहलाता है। जैसे न, म, ण, ञ और ण, इन्हें अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पक्षमाक्षर कितना है, पक्षमाक्षर मतलब 5 अक्षर, पक्षमाक्षर मतलब 5 अक्षर। कौन कौन सा होगा, न म ण, न म ण, ञ और ड। ठीक, नेक्स्ट, स्वर तंत्रियों में प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। फिर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष और अघोष। ठीक, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष और अघोष का वर्गीकरण किया गया है। घोष, घोष क्या होता है, घोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन होता है, ये इम्पोर्टेंट है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष कहा जाता है। जैसे सभी स्वर, जैसे अ से लेकर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, पूरे के पूरे 11 स्वर, इसमें पूरे के पूरे 11 स्वर आ जाएंगे। घोष, घोष में क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, बस इसको पकड़ना है आपको। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में घोष। घोष में क्या होगा, घोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वर्ण समूह आते हैं, तो सभी स्वर, 1 से लेकर 11 तक के सभी स्वर आएंगे। उसका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसे ग, घ, न, फिर अंत स्वर य, र, ल, व और ह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घोष, घोष में कौन कौन सा आता है, तो सभी स्वर, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह। फिर अघोष, अघोष में आते हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों के कंपन नहीं होता है, जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे क और ख। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से कंपन नहीं होता है, आपको ये पकड़ना है, स्वर तंत्रियों से कंपन नहीं होता है। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ग और द्वितीय वर्ण वर्ण। ठीक है, क और ख। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण श, स, स, ह नहीं आएगा इसमें, ह आएगा आपका सघोष में, सघोष या घोष में। उसका मुख्य रूप से मुख से वायु प्रवाह प्राण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, फिर से हम बांट सकते हैं। मुख से वायु प्रवाह प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। तो अब देखते हैं अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अल्प मात्रा में, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अल्प मात्रा में वायु का प्रवाह होता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का एक, 3 और 5वां वर्ण, जैसे क, ग और न। फिर सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, य, र, ल, व। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है,
तो जिन वर्णों के उच्चारण में से मुख से अल्प मात्रा में जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अल्प मात्रा में वायु का प्रवाह होता है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे अंत इस्त व्यंजन य र ल व और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण मतलब विषम संख्या प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या आएगा। अल्प प्राण अल्प अल्प मतलब छोटा और 1 3 और 5 और महाप्राण 2 और 4। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु का प्रवाह अधिक होता है। ठीक, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण से वायु का प्रवाह अधिक मात्रा में होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। जैसे महा महा मतलब ज्यादा, सम संख्याएं 2 और 4, अल्प प्राण में 1 1 3 और 5। ठीक, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व उसका उष्म व्यंजन श श स और ह। ठीक है, महाप्राण महान है इन लोग इसलिए श स स और ह। ओके, ये आपको याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा दोस्त। वर्णों के उच्चारण स्थानों की विस्तृत तालिका। ठीक है, अब देखिए कंठ कंठ है कंठ जिनका उच्चारण कंठ गले से हो उसे कंठे बोलते हैं। जैसे इसमें आता है अ आ क वर्ग। ठीक, उसके बाद विसर्ग, इसमें कौन कौन सा है, गले से कंठ वर्ग से कौन कौन सा आएगा, तो क आ क वर्ग अ और आ। देखो हम बोलते हैं ना अ आ अ और आ अ आ अ आ क, मतलब हम लोग गले से बोल रहे हैं आ फिर क वर्ग भी क ख ग घ विसर्ग। ठीक, ये आपको याद कर लेना है, एक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। फिर तालव्य तालु जिनका उच्चारण तालु से हो, जैसे कि ई च वर्ग में आएगा, उसके बाद आएगा य और श। ठीक, ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा ई तालु तालु मतलब जिनका उच्चारण तालु से हो। ठीक है, ई और च वर्ग य और श। मूर्धन्य जिनका उच्चारण मूर्धा से हो, जैसे री ट वर्ग उसका द्र और श षटकोण के साथ। ठीक, मूर्धा से कौन कौन सा, री ट ट ठ ड न उसका द्र और स षटकोण के साथ। दांत दंते वर्ग से जिनका उच्चारण दांतों की सहायता से हो, त वर्ग। आपको इसका मैं पहले ठीक बताया हूँ, दंत से मतलब त दांत, त वर्ग दांत, त वर्ग त थ द ध न ल और स, त थ द ध न त थ द ध न ल स। ठीक, दंत से ल स त थ द ध न ल स दांत। अब ओष्ठ से जिनका उच्चारण ओठों से हो, जैसे उ प वर्ग के अंदर पूरा प फ ब भ म उ आपको बार बार बोलना है, कम से कम 5 से 6 बार आपको बोल देना है, 5 से 6 बार। ठीक, अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नाक से, अनुनासिक इसमें बोला अनुनासिक मुख और नाक से। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पक्षमाक्षर, इसमें क्या था अनुनासिक अनुनासिक में कौन आएगा, पक्षमाक्षर। तो 5 अक्षर हैं न य और ण। ठीक है, ये जो है आपका अनुनासिक में आएगा, जहाँ मुख और नाक से दोनों से बोले जाते हो। फिर कंठ, ठीक, उच्चारण कंठ व तालु से हो, कंठ कंठ तालव्य कंठ और तालु से, इसमें बोला गया है कि कंठ तालु कंठ और तालव्य दोनों से मेल हो, जैसे ए ए ए ए। ठीक, उसके बाद आएगा दोस्तों कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ से मतलब ओ कंठ और तालु से ए कंठ मतलब कंठ से और फिर तालु से ए। उसके बाद आएगा दोस्तों कंठोष्ठ है। ठीक, कंठोष्ठ में क्या आएगा, कंठ और ओष्ठ से, जैसे कि ओ आओ। फिर दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ दोनों से मेल हो ओ व व व। देखो दोस्तों बार बार बोले, दंत और ओष्ठ, दांत दांत और ओष्ठ से बोला जा रहा है व व। ओके, ये आपको कम से कम 4 से 5 बार देख लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर। दोस्तों इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए।